हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ कीवर्ड की अपडेट लेके आता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने साइंस में वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर के 2 क्लास दे चुका हूँ। जिसने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, सबसे पहले उसे देखे। आज हम करेंगे उनके क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन किस किस के काम आने वाले हैं, तो कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल कहाँ से करें। उनके लिए सारे क्वेश्चन काम आने वाले हैं। क्लास 9th में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए क्वेश्चन काम आने वाले हैं, और जो एनसीईआरटी करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए क्वेश्चन काम आने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के हैं। टोटल 19 या 20 क्वेश्चन है आज की वीडियो हम करेंगे। और जो इस वीडियो को नया देख रहा है और जिसने इसके कंसेप्ट के 2 वीडियो पहले करा चुका हूँ, ये तीसरी वीडियो है, तो पहले वो 2 वीडियो देखना डिस्क्रिप्शन में जाके, तब जाके इस वीडियो पे आना। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली देखना। आप यहाँ फील करेंगे कि मैं क्वेश्चन कैसे करता हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये दिखाऊंगा कि ट्रिक्स कैसे बनती है और क्वेश्चन को शॉर्टकट वे से कैसे करा जाता है। ठीक है, तो चलो वीडियो को एंजॉय करते हैं। ओके क्लास, तो ये एनसीईआरटी क्लास 9th वर्क एनर्जी पावर का एक्सरसाइज है। तो जो एनसीईआरटी कर रहा है वो यहाँ से फॉलो कर सकता है, उसको भी मदद मिलेगी। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1, ये जो एक्टिविटीज़ है इसमें आपको ये बताना है कि वर्क डन हुआ है या नहीं। ठीक है ना। तो फर्स्ट इज सुमा इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। सुमा स्विम कर रही है। अगर स्विम कर रही है तो फोर्स तो लगा रही है और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी कर रही है। तो अगर जब भी फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा। अगला, डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। देखो यहाँ पे समझना, गधे ने अपने ऊपर वजन रखा हुआ है। यहाँ ये तो कहीं मेंशन नहीं करा ना कि वो मूव कर रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। और अगर विस्थापन नहीं होगा तो आपका वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। अ विंड मिल इज़ लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। एक पवन चक्की पानी निकाल रही है कुएं से। तो फोर्स तो लगा रही है और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी कर रही है, तो वो भी क्या होगा, वर्क होगा। अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कर रहा है ग्रीन प्लांट, और आपको पता है फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट मूव तो कहीं नहीं करता ना, तो बस वर्क नहीं होगा। इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, तो इंजन फोर्स लगाएगा। उस फोर्स लगाने की वजह से ऑब्जेक्ट ट्रेन मूव करेगा, तो यस, वर्क होगा। फूड ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन। सूरज की रोशनी में गेहूं के दाने या किसी के दाने सूख रहे हैं, तो वो क्या होगा, वर्क नहीं होगा, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहे। अ सेल बोट इज़ मूविंग ड्यू टू विंड। हवा के वजह से एक नाव, सेल बोट जो होती है जिसमें पर्दा सा लगा होता है, जो हवा से चलाता है उसे, वो मूव कर रही है। तो हवा उसे फोर्स लगा रही है और साथ ही साथ वो मूव कर रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होने होगा तो वर्क होगा। तो यह है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन। देखो, ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन कराते हैं। बार बार कह रहा हूँ, क्लास 9th वर्क एनर्जी पावर 2 वीडियो में डाल चुका हूँ, उन दोनों को देखना, तभी देखना। और जो क्लास 9th का बच्चा है उसके भी काम आ सकती है। अच्छा, ये 3rd है, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं सबसे पहले। देखो यार, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पास कि क्वेश्चन नंबर 2 था कि एक ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे करके फेंका और वो जमीन पे जाके गिरा। तो वो कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा, आगे की तरफ, है ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स हर पॉइंट ऑफ टाइम पे किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 90। तो याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि मैंने वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला पढ़ाया था, F गुणा डी कॉस थीटा। और थीटा इस केस में क्या आ गया, 90। तो W इक्वल टू एफ डी कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, ज़ीरो, तो वर्क इज़ ज़ीरो। मैं बार बार कह रहा हूँ, अब अगर कोई पूछता रहता है कहाँ से करना है, कहाँ से करना है, ये करना है जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छे से फॉलो करना और शेयर करना, क्योंकि मेरे कराने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर ये लोगों तक ना पहुँच पाए या आप इसे ना समझो। ठीक है, चलो।
अब ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का है, क्या है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण नियम। वो नियम क्या बताता था कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से एक एनर्जी निकल रही है, साउंड वेव कह लो, साउंड एनर्जी कह लो, वो मेरे मोबाइल के माइक तक पहुँच रही है, वो माइक के पर्दे को हिला रही है, वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है। वो वाइब्रेशन या वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल से इस फोन से वो सिग्नल कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और वो पहुंच रहा है आपके मोबाइल के टावर तक या आपके मोबाइल तक, फिर आपके मोबाइल से स्पीकर से वो साउंड बाहर निकल रहा है, तो एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं कुछ डिवाइसेस लिखता हूँ, मोटर, उसमें ये भी आ जाएगी, जनरेटर, बल्ब, बैटरी, स्पीकर, माइक्रोफोन, ऐसे और भी बहुत हो सकते हैं। आपको बस बेसिक कंसेप्ट समझना है। मोटर में हम कौन सी एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हिंदी में कहते हैं विद्युत ऊर्जा। और मोटर से क्या होता है, आगे इसका जो शाफ्ट होता है वो घूमता है, जैसे मोटर से पंखा घूमता है, तो जब भी कोई चीज़ घूमता है तो उसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। घूमता नहीं मतलब मूव करता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो मोटर किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, समझे। अगर जनरेटर देखो तो याद रखना जनरेटर मोटर का उल्टा होता है, जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी लगती है और उससे क्या बनता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे आपने देखा होगा जनरेटर में डीजल डलता है, जिससे क्या होता है, इंजन चलता है उसका, उस इंजन से क्या बनती है, मैकेनिकल एनर्जी। उस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बल्ब की बात आती है, बल्ब किस में क्या लगाते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी में लगाते हो ना, और वो हमें क्या देता है, लाइट एनर्जी। क्या देता है, लाइट एनर्जी, प्रकाश देता है। बैटरी, जो पेंसिल सेल ले लो या बैटरी ले लो, देखो बैटरी और सेल कई सारे सेल जब मिलके बन जाते तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। मतलब अकेला एक सेल है तो उसे सेल कहते हैं, अगर आप एक से ज़्यादा सेल कनेक्ट कर देते हो तो उन्हें क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं, ठीक है ना। तो सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। तो केमिकल, इसके अंदर क्या होता है, केमिकल, तो इसके अंदर कौन सी होती है, केमिकल एनर्जी, और वो कन्वर्ट करती है इसको किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब बारी आती है स्पीकर की। स्पीकर में भी क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो स्पीकर में कौन सी एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट करते हैं उसे साउंड एनर्जी में। अगर मैं और डिटेलिंग करूँ तो पता है क्या होगा, स्पीकर आपने देखा होगा, स्पीकर का एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट के आगे काला सा एक मेम्ब्रेन होता है, तो और यहाँ से स्पीकर कनेक्टेड होता है जो बोल रहा है उससे, तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये मेम्ब्रेन हिलती है, तो डायरेक्टली तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है उस मैकेनिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी बन रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना चल जाता है, ठीक है ना। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी पहुंचती है, मतलब माइक्रोफोन उल्टा है जस्ट स्पीकर का, मतलब इसी स्पीकर को उल्टा करके, मतलब इस पर्दे को जब हिलाओगे, ये पर्दा जब हिलेगा तुम्हारे वाइब्रेशन से, मैं बोल रहा हूँ तो हो क्या रहा है, मेरे इस मोबाइल का जो माइक है उसमें मेरी वाइब्रेशंस पहुँच रही है हवा के थ्रू जो निकली हुई मुंह से, और वो क्या कर रहा है, उस पर्दे को हिला रहा है, इस पर्दे से क्या बनेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। ऐसी बहुत डिवाइस होती है, हर डिवाइस का कन्वर्जन आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सबसे मुश्किल पार्ट वही रहता है कि मुझे क्वेश्चन नोट करने वाला, ठीक है ना। सारे मैंने नोट कर रहे हैं, ये मुश्किल लगता है। अगर आप चैनल चला देते हो तो मैं स्मार्ट बोर्ड लूँगा, जिससे क्या होगा, मैं नंबर ऑफ़ वीडियो ज़्यादा ला सकता हूँ, क्वालिटी अच्छी ला सकता हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो, तो वो कह रहा है फोर्स बताओ, मास दे रखा है 20 किलोग्राम, पहली वेलोसिटी दे रखी है 5,
दूसरी वेलोसिटी दे रखी है 2। नहीं फोर्स नहीं पूछ रहा, वर्क पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वर्क। अब देखो, जिसको मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, याद करो, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, इस एनर्जी थ्योरम के हिसाब से था वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, और वो एनर्जी का चेंज काइनेटिक भी हो सकता है, पोटेंशियल भी हो सकता है। तो यहाँ काइनेटिक वाले के हिसाब से ले लो, काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। यहाँ से एक फॉर्मूला बना था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो और अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको मेरी प्रीवियस इसकी दोनों वीडियो देखनी है। सबसे पहले हाफ की जगह हाफ, एम की जगह 20, V2 है 2 और V1 है 5। हाफ 20, ये हो जाएगा 4, वो हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा 21। आंसर आ जाएगा -210 जूल। अब एक बच्चा पूछ लेता है कि सर ये नेगेटिव वर्क आ गया। क्या आ गया? नेगेटिव वर्क, ऋणात्मक कार्य है। तो याद करो मैंने क्या कहा था, ऋणात्मक कार्य कब होता है? जब फोर्स इस तरफ लगता है और वस्तु डिस्प्लेसमेंट अपोजिट तरफ करती है। अब इसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो समझना। अगर ये ऑब्जेक्ट है 20 किलोग्राम का, ये मूव कर रहा है 5 की स्पीड से और इसकी स्पीड कितनी करनी है? 2। तो अब मुझे बताओ, अगर 2 की स्पीड करनी है तो इस तरफ से फोर्स लगाओगे अपोजिट तरफ से? इस तरफ से फोर्स लगाओगे ना, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन हो गई ऐसे। लेकिन ये मूव कैसे कर रहा है? ऐसे। तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? ऐसे। तो देखो दोनों आपस में क्या होगा? अपोजिट, और अपोजिट होते ही क्या हो जाता है? नेगेटिव वर्क। कंसेप्ट कभी फेल नहीं करेगा, सारे कंसेप्ट एक दूसरे को आके सेटिस्फाई करेंगे। ओके समझना। वो कह रहा है एक टेबल है, हर क्वेश्चन को समझना। ये टेढ़ा मैंने बना दिया, सीधा बनाया। तो टेबल है, इसमें इस पॉइंट ए पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसे खींच के बी तक ले गए। ठीक है ना? समझने की क्वेश्चन करना। हर क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट छिपा है और इन्हीं कंसेप्ट से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना? एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अब वो कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू कितना वर्क हुआ। चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हो, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किस तरफ लगेगा? नीचे। हम तो ग्रेविटेशनल फोर्स को ये लिखते थे, लेकिन आप लोग ये इसलिए नहीं लिखता मैं, क्योंकि आप लोग इसको देख के कुछ और सोचोगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड रहता है, और ये मूव किस तरफ करा? इस तरफ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। तो दोनों के बीच में कितना एंगल आ गया? 90। और वर्क का फॉर्मूला क्या था? FD cos थीटा, और थीटा कितना? 90 डिग्री। तो वर्क इक्वल टू 0। यानी कि टेबल में किसी ऑब्जेक्ट को इधर से उधर खिसकाने के लिए अगर टेबल स्मूथ है, सीधा है, तो कोई भी वर्क नहीं लगता। देखो वर्क तो लग रहा है, लेकिन साइंटिफिकली उसे वर्क डिफाइन नहीं करा है। यही चीज़ समझनी है और यही चीज़ MCQ फॉर्मेट में पूछी जाएगी। ओके, तो ये कह रहा है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, किसी हाइट h पे है, उस पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। जब नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। लेकिन हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वो कह रहा है ये क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो गया, फेल हो गया? ठीक है ना? तो सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन वही काइनेटिक एनर्जी किस में, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है? काइनेटिक एनर्जी में। जैसे मान लो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल, तो इस समय काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 जूल। अब कम मान लो किसी और पॉइंट पे नीचे जाके पोटेंशियल एनर्जी हो गई 6 जूल, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 4 जूल। अब देखने वाले को तो ये दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। यानी कि इस एनर्जी का सम और इस एनर्जी का सम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यही 9th क्लास वाले को लिखना है और यही आपको समझना है कंपटीशन एग्जाम के लिए। ओके, ये कह रहा है जब आप एक साइकिल चला रहे होते हो तो कौन कौन सी एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो रही होती है। देखो साइकिल कैसे चलती है आपको भी पता है, पैडल मारने से, है ना? तो पैडल जब आप चला रहे हो तो देखो दिमाग लगाना, ये बहुत डिटेल में भी हो सकता है, शॉर्ट में भी हो सकता है। सिंपल तो शॉर्ट हो जाएगा मैकेनिकल टू काइनेटिक एनर्जी। आपने साइकिल में पैडल मारा मतलब मूवमेंट करा, तो मूवमेंट मतलब मैकेनिकल एनर्जी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक में। अगर और देखो तो पैडल कौन मार रहा है? आपका पैर मार रहा है, तो पैर में कौन सी एनर्जी होती है?
मस्कुलर एनर्जी, है ना। तो ये सब आप डिटेलिंग कर सकते हो, लेकिन इतने से काम चल जाएगा। काम चलाने की बात नहीं है, बात है कि आप सीख रहे हो कि कंसेप्ट क्या है, ठीक है ना। अगला कह रहा है एक बड़ा सा पहाड़ है, आपने जो भी इसे फोर्स लगाया ये मूव तो करा नहीं, ये मूव तो करा नहीं, तो आपकी सारी एनर्जी कहाँ गई, ठीक है ना। तो इसका आंसर मैं आपसे चलो छोड़ो कमेंट, जो भी आपने फोर्स लगाया, सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, वो फोर्स जो आपने लगाया वो इसे मूव तो कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा मूव? क्योंकि आपके थ्रू लगा गया फोर्स इसको मूव करने के लिए जितना मिनिमम फोर्स चाहिए उससे बहुत कम होगा। या आप इनडायरेक्टली कह सकते हो कि इसका मास बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इसे मूव नहीं कर सकते। लेकिन वो कह रहा है आपकी एनर्जी गई कहाँ? जब आप इसे धक्का देने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपको पसीना आए, आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करे, आप थक जाओ, तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी लेकिन वो मूव नहीं करेगा, है ना। तो ये आपका आंसर है, ठीक। ओके, अब ये वाला सीख लो। देखो, जैसे हम यूनिट की बात करते हैं, कहते हैं ना, जैसे हम बात करें दिल्ली की तो उसमें क्या रखा है दिल्ली में कि 200 यूनिट बिजली फ्री है ना। लेकिन हमने पढ़ा है एनर्जी तो क्या होता है, हमने पढ़ा है कि एनर्जी क्या होता है, जूल में मेज़र होता है। तो यूनिट आम लोगों के लिए बनाई गई है, इसका मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। और याद रखना 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब ये कहाँ से आया मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने कहा 250 यूनिट है, क्या है 250 यूनिट, और उसे किस में करना है, जूल में करना है। तो बस एक यूनिट किसके बराबर है, 3.6 10⁶ जूल। तो 250 यूनिट इक्वल टू 250 गुणा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसे गुणा तो कर ही लोगे, है ना। अब ये कहाँ से आया मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखो इसके अंदर दिख रहा है किलोवाट आवर, किलो का मतलब होता है 1000, आवर एक आवर में 60, एक घंटे में, एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, हम लोग पढ़ते हैं MKS, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो हमने क्या करा, किलो की वैल्यू लिख दी और आवर की वैल्यू लिख दी, किसमें, सेकेंड में। अब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 3.6 10⁶ जूल आएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे मुश्किल क्वेश्चन नोट करना ही है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। चलो, उन्होंने कहा एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम इज रेस्ड टू हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। ये 40 किलोग्राम का है, 5 मीटर ऊपर उठाया गया। सबसे पहले कह रहे हैं आप पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, स्थितिज ऊर्जा का mh 40, g को कुछ नहीं दिया तो 10 मान लो, चाहे 9.8 मान लो, आपके ऊपर है। तो मैं 10 मान लेता हूँ कैलकुलेशन आसान के लिए। 4 5 20 200 2000 जूल। अब सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूँ। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, अब इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ गिरा जा रहा है, कह रहा है आधे रास्ते में कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखो दिमाग लगाओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो कितना आसान हो जाएगा। आधे रास्ते में हाइट आधी हो जाएगी, अगर हाइट आधी हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी आधी हो जाएगी। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितनी है, 2000, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 1000। लेकिन मैंने क्या कहा था, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में। तो काइनेटिक में कितनी बन जाएगी, 1000। क्यों? क्योंकि इनका सम किसके बराबर आना चाहिए, इसके। ये बात क्लियर है। देखो हमने बिना कैलकुलेशन करे इस कर लिया, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट द मिडल इज 1000 जूल, ठीक है। चलो, अभी आप ध्यान दोगे नहीं, फिर बाद में सोचोगे कि कौन ऐसा है जो आपको चीज़ें करा देगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको खुद करना है। ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट मूव कर रहा है अर्थ के चारों ओर। तो कह रहा है अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट क्यों मूव करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ कहते हैं। अब मैंने आपको याद करो एक एग्जाम्पल दिया था, देखो लास्ट क्लास होना जरूरी है आपकी, तो देखना जरूर पहले उसे, या जो भी आप करो, ठीक है।
मैंने कहा था जब किसी सर्कुलर पाथ में घूमता है तो वर्क डन कितना होता है, 0। याद आया? याद आया आपको मैंने क्या कहा था? ठीक है, बस तो वर्क डन 0 करना ही नहीं, हटाओ। इसके बाद ये एग्जांपल है कि जब सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर घूम रहा होता है तो उसे घूमने के लिए कोई भी एनर्जी नहीं लगती, बस हमारी एनर्जी लगती है उसे वहाँ तक पहुँचाने में, ठीक है ना। चलो, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑन ऑब्जेक्ट। देखो कह रहा है कि कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो बताओ कि क्या उसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ओके क्लास, तो क्वेश्चन है आपके पास कि कोई भी फोर्स नहीं लग रहा फिर भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो सिंपल सा है, फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए और ए का फॉर्मूला होता है वी माइनस यू बाई टी। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन इज 0। क्यों? क्योंकि v और u दोनों सेम होंगे तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0। यानी कि ऑब्जेक्ट को फोर्स तो नहीं लग रहा लेकिन वो मूव तो फिर भी कर रहा है, लेकिन मूव किससे कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो लिखोगे यस इट कैन बी पॉसिबल व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, 12 तक आ गए ना। चलो कोशिश करेंगे आज की वीडियो में इसको ख़त्म करें। अब आते 13वां। उनने कहा कि एक मिनट, उसने कहा एक आदमी ने बंडल को 30 मिनट के लिए अपने सर के ऊपर रखा और थक गया, क्या उसने वर्क करा कि नहीं करा? तो आप लिखोगे नो, वर्क इज नॉट डन। वाई? वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, वो चला तो है नहीं, चला नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क भी कितना होगा, 0। ये सारे क्वेश्चन आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छा करेंगे अगर आप समझते हो तो। इसके बाद ये देखो, पावर दे रखी है 1500 वॉट, टाइम दे रखा है 10 घंटे, एनर्जी पूछ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, किलो वॉट आवर। याद आया? अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का एनर्जी कंजप्शन पूछेगा तो वो आपसे किलो वॉट आवर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, वॉट को किलो में करोगे। कैसे? 1000 से डिवाइड करने पे। ग्राम को किलोग्राम में कैसे करते हैं, 1000 से भाग करके। तो किलो लगाने के लिए 1000 से भाग करते हैं और किलो हटाने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। और किलोवाट तो हो गया, अब क्या चाहिए, आवर। और कितने आवर चल रहा है, 10, 15 किलोवाट आवर। समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पेंडुलम के थ्रू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, इसे कहते हैं लोलक। तो पेंडुलम इस तरीके से होता है, घड़ी में भी होता है, ऐसे मूव करते रहता है। तो कह रहा है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करो। तो ये भी बहुत आसान है। देखो, जब पेंडुलम को इस पोजीशन ए पे ले गए आप, तो कुछ हाइट हो गया h, इसके वजह से इसके अंदर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, और उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से मूव करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक में। तो इस सबसे लोवेस्ट पॉइंट बी पे इसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक में, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी इसको अब ऊपर की तरफ ले जाएगी, और फिर वो काइनेटिक यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल में। फिर पोटेंशियल काइनेटिक, काइनेटिक पोटेंशियल। तो आइडियली तो ये इनफाइनाइट टाइम, मतलब ये अनंत काल के लिए ऐसे घूमना चाहिए, लेकिन हवा में फ्रिक्शन फोर्स भी है, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर है जो इसे रोकेंगे, इसलिए ये अनंत काल तक नहीं चलता। लेकिन अगर आप किसी पेंडुलम को वैक्यूम में रखोगे तो वो इनफाइनाइट टाइम्स तक ऑसिलेट करता रहेगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, वेलोसिटी है v, मतलब पहली वेलोसिटी v1 है v, दूसरी वेलोसिटी 0। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है उसे रोकना है। तो वर्क पूछ रहा है, तो वर्क का फॉर्मूला हम पढ़े, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। याद करो, मैंने कहा था इन सारे लॉ का जब यूज़ करेंगे तब इनकी अहमियत समझ आएगी। हाफ m की जगह m, v2 की जगह 0 और इसकी जगह v,
तो आंसर आ जाएगा -12 mv²। तो इतना आपको क्या लगेगा, वर्क लगेगा, ठीक है। दैट इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर इसी को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करोगे तो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं। चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, देखो 17 क्वेश्चन नंबर 16 का इम्प्लीमेंटेशन है। कह रहा है कि एक कार है जिसका मास है 1500 किलोग्राम, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 60, उसे रोकना है, फाइनल है 0। तो अभी तो करा था W = -12 mv²। पीछे वाला जो करा था सेम था, ठीक है ना। तो यही मैं बता रहा हूँ कि जो कंसेप्ट शॉर्ट ट्रिक कहते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक दो तरीके से आती है। एक तो आप चीज़ों को रटना शुरू कर दो या फिर चीज़ों को समझना शुरू कर दो। समझोगे तो आपको बहुत आसान, -12 m की जगह 1500 और v की जगह 60 × 60, इसे आ जाएंगे 30, ठीक है ना। अब कर दो 15 × 90, 9 90 × 27, 27 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। ओके 1 2 3 4, ओके ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, याद करो ये तो मेरे टाइप्स ऑफ वर्क है। ये कौन सा वर्क है, जीरो वर्क। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कौन सा एंगल है, 90। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये कौन सा वर्क है, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्यों, क्योंकि वर्क और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। इसे दिल मत समझना, ठीक है ना। अगला ये देखो, फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो ये कौन सा वर्क होगा, नेगेटिव वर्क। क्या होगा, नेगेटिव वर्क। बस यही तो मैं कह रहा हूँ। देखो एनसीईआरटी में दिया है ना कंसेप्ट, क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट नाम के साथ नहीं दिया, तो मैंने नाम के साथ बता दिया आपको। कह रहा है एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। मानो इस ऑब्जेक्ट को आप इधर को फोर्स लगा रहे हो 4 न्यूटन, इधर भी फोर्स लगा रहे हो 4 न्यूटन, तो अब आपका जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा 0 न्यूटन। और फोर्स का फॉर्मूला ma, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 0। यानी कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन तो 0 है, फिर भी इस पर फोर्स लग रहे हैं, तो यस इट कैन बी पॉसिबल। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि पावर है 500 वॉट और टाइम है 10 घंटे, और ऐसे 4 डिवाइस है। कितनी डिवाइस है, 4। एनर्जी कंजप्शन पूछ रहा है। एनर्जी कंजप्शन मतलब किलोवाट आवर। तो पहले 500 को 1000 से भाग करेंगे, 500 को 1000 से भाग करेंगे, ये हो गया किलोवाट। अब आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कितने डिवाइस है, 4 × 4। अब इसे सॉल्व करके जो आएगा वो आंसर, 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0, 5 चौक 20 किलोवाट आवर। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ते हो अच्छे से तो आप अपने घर के एनर्जी कंजप्शन निकाल सकते हो अपने हाथों से, ठीक है ना, कि कितना आपका बिल आना चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।